ये घटना कैलिफोर्निया के लेमेसा में घटी, एक ऐसी जगह पर जिसे पहले लिटिल फ्लावर हेवन के नाम से जाना जाता था, जो कैथलिक नन्स के थ्रू ऑपरेटेड एक हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल था। लगभग 2 साल पहले मैं अपनी बेटी को वहाँ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में मदद कर रही थी। ये कॉम्प्लेक्स पुरानी ज़मीन पर ही बनाया गया था और हालांकि मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल बिल्डिंग तो गिरा दी गई थी, लेकिन चर्च अभी भी मौजूद था। इसे रेंटल ऑफिस में बदल दिया गया था। मेरी बेटी का अपार्टमेंट उस चर्च के ठीक बगल में था, जिसकी एक दीवार उससे सटी हुई थी। लगभग शुरुआत से ही उसे और उसके परिवार को अजीब व गरीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। उन्हें बच्चे के खिलौनों के अपने आप बजने की आवाज़, कदमों की हल्की आहट और आदमी, औरतों और यहाँ तक कि बच्चों की भी बातचीत सुनाई देती थी। कभी कभी आवाज़ें बिल्कुल मेरी बेटी के हस्बैंड या उसके बेटे जैसी लगती थी, जबकि उनमें से कोई भी उस वक्त घर पर नहीं होता था। घर में कोई नहीं होता, फिर भी उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कदमों की आहट सुनाई देती। पहले तो मैंने भी इसे पुरानी बिल्डिंग की आवाज़ें समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जब तक कि मैंने ये सब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं वहाँ घर को पेंट और सफाई करने में उसकी मदद करने के लिए गई थी। उस दिन अपार्टमेंट में बस हम दोनों ही थे। वो कचरा फेंकने के लिए नीचे गई हुई थी और तभी मुझे घर के बाहर से उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। वो 2 औरतों से बात कर रही थी। बातचीत काफ़ी कैजुअल और नॉर्मल लग रही थी। जब मेरी बेटी अंदर आई तो मैंने उससे पूछा कि वो बाहर उन औरतों से क्या बात कर रही थी। वो कंफ्यूज्ड हो गई। उसने कहा कि वो तो नीचे कचरा फेंकने गई थी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो आवाज़ें जो वो सुनती थी उसका मतलब क्या था। मैंने उससे कहा कि हो ना हो ये आवाज़ें वहाँ पर बसी कुछ सायों की होगी जो उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती। अगली शाम जब मैं उसके घर की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी अचानक मुझे फिर से अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आंसरिंग मशीन पर कोई मैसेज छोड़ रही हो। मैंने हड़बड़ाते हुए गेट खोला और चारों ओर देखने लगी। तभी मुझे याद आया कि उसके पास घर पर तो कोई फ़ोन भी नहीं था। आंसरिंग मशीन तो दूर की बात है। उसकी आवाज़ एकदम साफ थी, मानो वो मेरे ठीक बगल में खड़ी हो। वहाँ रहने के अपने आखिरी दिन पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ लेने का फ़ैसला किया। जिस समय मैं फ़ोटोज़ ले रही थी उस समय मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। एक पॉइंट पर जब मैंने कैमरे के लेंस से देखा तो मुझे ठीक अपने सामने कुछ दिखाई दिया। वो एक परछाई थी जिसने एक लंबा काला लॉन्ग कोट पहन रखा था। मैंने तुरंत अपने दामाद को चिल्लाकर कहा कि मेरे साथ वहाँ कुछ है। उसने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो देखने तक को तैयार नहीं था। मेरी बेटी ने वीडियो कॉल पर मेरी आवाज़ में घबराहट सुनी और पूछा कि क्या हो रहा है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा था तो उसने तुरंत मुझे तस्वीरें लेना बंद करने को कहा। बाद में जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैंने जो घर में देखा था वो उससे मेल खाती थी। जहाँ तक मैं समझ पाई, ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक नन और शायद किसी पादरी की आत्मा अभी भी वहाँ मौजूद थी। मैंने ये तस्वीरें अपने परिवार के अलावा आज तक किसी और के साथ शेयर नहीं की है। कुछ बातें इतनी निजी होती हैं कि उन्हें दुनिया के सामने रखना ठीक नहीं होता, और यहीं पर कहानी खत्म होती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि मेरा जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन मैं मेक्सिको में पला बढ़ा। जहाँ तक मुझे याद है, अजीब और रहस्यमयी चीज़ें हमेशा से ही मेरा पीछा करती रही हैं। बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मेरे जीवन का एक हिस्सा रहे हैं। जब मैं मेक्सिको में रहता था तो मुझे अक्सर आत्माएं दिखाई देती थी। उनमें से ज़्यादातर बस खड़ी रहती और देखती रहती, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें हिलाती और फेंकती, लेकिन ज़्यादातर समय वो बस देखती रहती, मानो वो इंतज़ार कर रही हो। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। जब मैं अमेरिका वापस गया तो ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए शांत हो गई। मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन कुछ महीनों बाद ये फिर से शुरू हो गया। मेरी माँ आखिरकार मुझे एक कार रीडर के पास ले गई ताकि मुझे इसका जवाब मिल सके। कार रीडर ने
मेरी माँ को पता है कि मुझसे कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो मेरा पीछा करता है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में किसी और ने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने मान लिया कि या तो मैं ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ या फिर बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ। पिछले जुलाई में मैं मेक्सिको वापस गया और तभी से हालात और बिगड़ गए। मुझे लगातार ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ये एहसास पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग था, मानो कोई हमेशा मेरे पीछे हो। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पीछे खींच रहा हो, जानबूझकर मुझे छू रहा हो, ये मेक श्योर कर रहा हो कि मुझे पता चले कि वो वहाँ है। जब मैं सुबह उठता तो मुझे मेरे शरीर पर छोटे छोटे निशान और खरोंचे दिखाई देती, जिनका मुझे कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। वहाँ रहते हुए मैंने एक लोकल स्टोर से एक क्रॉस खरीदा, इस उम्मीद में कि शायद मुझे उससे कुछ मदद मिलेगी, लेकिन तुरंत ही मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दुकान में लगभग हर चीज़ ला सेंता मुएर्ते यानी कि ईश्वर की कृपा से जुड़ी हुई थी, जिससे मुझे शक हुआ। इसके बावजूद मैंने वो क्रॉस खरीद लिया और उसे अपने साथ अमेरिका ले आया। घर पहुंचकर मैंने क्रॉस पर पवित्र जल डाला, ये सोचकर कि यह मेरी रक्षा करेगा, लेकिन इसके बजाय सिचुएशन और भी खराब हो गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कमरे का माहौल भारी और घुटन भरा हो गया था, और एक दिन वो क्रॉस टूट गया। मैं अपनी टेबल पर बैठकर एक पेंटिंग बना रहा था और क्रॉस मेरे सामने रखा था। मैंने उसे जमीन से उठकर जमीन पर वापस गिरते देखा। मैंने उसे छुआ तक नहीं था, और अगर वो अपने आप भी गिरा होता तो वो उस तरह से नहीं गिर सकता था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने क्रॉस को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाकर उसे ठीक करवाने की कोशिश की। उसके परिवार में जादू टोना होता था, इसलिए मैंने उससे मदद लेना ठीक समझा। उन्होंने मुझे बताया कि दुकान से जुड़ी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उसने क्रॉस पर काला जादू कर दिया था। हमने उसे शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने ऐसा किया, क्रॉस छूने पर गर्म हो गया और हमारे आसपास का माहौल भारी और घुटन भरा लगने लगा। उसके बाद मैंने उस क्रॉस को कहीं दूर फेंक दिया, लेकिन जो भी मुझसे जुड़ा हुआ था उसने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। मैंने खुद को शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी वहीं था। जब मैं अकेला होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। रात में मुझे फर्श पर कुछ रेंगने की आवाज़ सुनाई देती। वो धीरे धीरे चलता था और ऐसा लगता था जैसे उसके पंजे हों। मैंने अपने कमरे में एक बाइबल और एक माला रखी हुई है, हालांकि वो पवित्र नहीं है। शुक्र है कि जो भी वहाँ है वो अब रात को हमला नहीं करता या चीज़ों को नहीं हिलाता, बल्कि बस मुझे देखता रहता है। सच कहूँ तो मैं थक चुका हूँ। ये मेरे साथ बचपन से होता हुआ आ रहा है। जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा हर जगह पीछा करता है, तो मेरा मतलब है हर जगह, सिर्फ चर्चेस को छोड़कर। वही एकमात्र जगह है जहाँ मैं सचमुच में अकेलापन महसूस करता हूँ। अगर कोई जानता है कि ये क्या हो सकता है या इसे कैसे रोका जा सकता है, तो प्लीज मुझे बताएं। मैं बस शांति चाहता हूँ। लगभग 8 साल पहले मैं अपने एक्स फियांसे के घर पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लान्ड एक बारबेक्यू पार्टी में गई थी। उस घर का माहौल आमतौर पर अजीब था, और समय के साथ साथ वहाँ कई अजीब घटनाएं घटी। इन सब में सबसे ऊपर एक ऐसी प्रेजेंस थी जिसके बारे में उस परिवार के सभी लोग जानते थे और खुलकर बात भी करते थे। वो उसे द लेडी इन द ब्लैक कहकर बुलाया करते थे। पार्टी में एक पॉइंट पर मैंने अपनी एक्स मदर इन लॉ से पूछा कि बाथरूम कहाँ है। जब भी बहुत सारे लोग मेरे आसपास होते हैं तो मुझे हमेशा से ही बाथरूम यूज़ करने में बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, इसलिए पहली मंजिल वाले बाथरूम के बजाय मैंने दूसरी मंजिल पर पीछे वाले कमरे में बने बाथरूम में जाने का फैसला किया। वहाँ शांति थी, वो बारबेक्यू के शोर से दूर था, और मुझे लगा कि मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगी। सीढ़ियाँ चढ़ते समय आखिरी सीढ़ी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही मेरा पैर सबसे ऊपर पड़ा, मुझे अपनी एक्स मदर इन लॉ के बेडरूम से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी, जो
मेरे ठीक बाईं ओर था। ये घर की आवाज़ नहीं थी और ना ही ये किसी ऐसी जानवर की आवाज़ थी जिसे मैं जानती थी। मेरे शरीर ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। मेरी चेस्ट में मुझे टाइटनेस महसूस हुई और पेट में भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने जानबूझकर अपना सिर ना घुमाने का फैसला किया। मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती थी। मैं सीधे आगे बढ़ती रही, खुद को चलने के लिए मजबूर करती रही और बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। खुद से कहा कि कुछ नहीं है और शायद स्ट्रेस या मेरी इमेजिनेशन मुझ पर हावी हो रही है। मैं जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी जल्दी में थी। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में कदम रखा तो मुझे वही गुर्राहट फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज और करीब से। मेरी नज़र के कोने से मैंने उसे देखा। वो मेरी एक्स मदर इन लॉ के बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। पहले तो मैंने सीधे उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मुड़कर देखने लगी ताकि ये मेक श्योर कर सकूं कि कहीं मैं कुछ इमेजिन तो नहीं कर रही थी। उसने पूरे काले कपड़े पहने थे और वो एकदम स्थिर बैठी सीधे आगे की ओर देख रही थी। वो हिली नहीं, ना ही उसने मुझे देखा और उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। डर ने मुझे एक साथ जकड़ लिया। मैं ना तो चीखी और ना ही एक शब्द बोला। मैं मुड़ी और तेजी से सीढ़ियों से नीचे की ओर भागी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे वो फट जाएगा। वो मुलाकात उन पलों में से एक थी जब द लेडी इन द ब्लैक वाली औरत ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया था। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। 8 साल तक चले हमारे रिश्ते के दौरान उस मौजूदगी के साए में जीना मेरे लिए एक चुनौती थी। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे समझाऊं कि वो कौन थी, या परिवार उसकी मौजूदगी का इतना आदी कैसे हो गया था कि अब उन्हें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए वो घर का ही एक हिस्सा थे, पर मेरे लिए वो कुछ भयानक थी। मैंने पहले भी बेलफास्ट के न्यू लॉज एरिया में मेरे विक्टोरियन हाउस में मेरे कमरे से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया है। हाल तक ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अलग अलग घटनाओं के बजाय एक ही बढ़ती हुई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है। पहली घटना मेरी माँ से जुड़ी है। एक शाम मैं उनसे फ़ोन पर कैजुअली बात कर रही थी कि तभी अचानक वो चुप हो गई और पूछा कि आखिर ये क्या है। उन्होंने बताया कि उन्हें बेलफास्ट के लहजे में एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई झुककर सीधे रिसीवर में चिल्ला रहा हो। उस समय मुझे अपनी तरफ से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसा एक बार हुआ था और मैंने पहले तो इसे किसी तरह की गड़बड़ी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा। आवाज़ हमेशा एक ही होती थी, हमेशा अग्रेसिव और हमेशा सिर्फ फ़ोन की दूसरी तरफ वाले इंसान को ही सुनाई देती थी। इसके कुछ ही समय बाद मेरे लिविंग रूम में एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। मुझे अपने लेट मंगेतर की दादी से एक बहुत बड़ी लेस से बनी पवित्र तिल की मूर्ति विरासत में मिली थी। ये बहुत बड़ी थी, लगभग 2 फीट चौड़ी और 3 फीट लंबी। ये बहुत भारी भी थी और ये लकड़ी के नक्काशीदार फ्रेम में लगी हुई थी जिसके सामने कांच लगा था। मैंने इसे अभी तक टांगा भी नहीं था। ये अभी भी बबल रैप में लिपटी हुई थी और सोफे के पीछे रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इसे रखूँ कहाँ, और मैं अनश्योर भी थी क्योंकि मैं इसे हर समय देखना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी जो रोज़ाना वेट लिफ्टिंग करते हैं उन्हें भी इसे वहाँ रखने में मुश्किल हुई थी। फ्रेम का 1 फुट हिस्सा सोफे के पीछे धंसा हुआ था, जिससे ये पूरी तरह से हिल नहीं पा रहा था। एक शाम अचानक ये हवा में उठी और कमरे की दूसरी ओर उड़कर जा गिरी। ये यूं ही नहीं गिरी, इसने सोफे की पूरी लंबाई को पार किया। हवा में एक ऐसे अजीबोगरीब तरीके से घूमी जिसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था, और कुछ फीट दूर एक कोने में जा गिरी। ना कोई वाइब्रेशन थी, ना ही आसपास कोई था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये समझा जा सके कि ये हुआ क्या। उसके बाद मैंने
पवित्र हार्ट को खाली कमरे में रख दिया, इस उम्मीद में कि दूरी शायद जो भी हो रहा था उसे शांत कर दे। अब आगे की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं आयरलैंड में पैदा हुई हूँ और 25 साल से ज़्यादा समय से यहाँ आती जाती रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी सीनियर स्कूल की पढ़ाई इंग्लैंड में की है। मेरे माता पिता ने तो मुझे आयरिश एक्सेंट छुड़वाने के लिए एक स्पीच कोच को फीस भी दी थी। बाद में मैंने ऑक्सफोर्ड से अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स की डिग्री पूरी की। हालांकि वापस आने के बाद मेरा एक्सेंट धीरे धीरे वापस आ रहा है। फिर भी यहाँ के इतिहास को देखते हुए लोग अक्सर मुझे अंग्रेज समझ लेते हैं और ये डिफरेंस हमेशा न्यूट्रल नहीं रहा है। मुझे अंगूठी के बारे में ही बताना चाहिए। मेरे मंगेतर की डेथ के बाद अब मेरी सगाई टूट चुकी है, लेकिन मैं अब भी उसकी दी हुई अंगूठी पहनती हूँ। ये एक कस्टम मेड रिंग है और इसमें कुछ पर्सनल जोक्स और थॉट्स लिखे हैं, ऐसी बातें जो सिर्फ हम दोनों ही समझते थे। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठकर फ्रांसिस ह्यूजेस के बारे में एक किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरी उंगली से अंगूठी से जोर से खींच ली। उसमें सचमुच बहुत ताकत थी। अंगूठी यूं ही नहीं उतरी, उसे खींचा गया और फिर कमरे में उस डायरेक्शन के अपोजिट फेंक दिया गया जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ था। दीवार से टकराने के बाद वो जमीन पर जा गिरी। मैं वहीं सन्न रह गई। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। मैं पूरी जिंदगी उन्हें देख और उनसे बात कर पाती रही हूँ, लेकिन ये कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में और जानबूझकर ऐसा कर रहा हो, और मैंने पहले कभी भी इतना कुछ अग्रेसिव एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं दोबारा कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन जो भी यहाँ है वो अब सेफ बिल्कुल भी नहीं लगता। और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। ये मेरे कुछ अजीबोगरीब निजी अनुभवों में से एक है। मैं खुद को किसी भी तरह से खास नहीं समझती, ना ही मैं खुद को पैरानॉर्मल घटनाओं की स्पेशलिस्ट मानती हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इन मामलों में मैं बहुत शक्की हूँ। मुझे बचपन से ही पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रही है और मैंने दूसरों की तरह ही प्रोफेशनली भूत प्रेत खोजने का काम किया है। लगभग 27 साल पहले 1998 में मैं ब्रिटेन के केंट शहर के ब्रॉमली में एक फ्लैट में रहती थी। बिल्डिंग पुरानी थी और वो एक सड़क के निचले हिस्से में थी, जिससे ठीक बाहर एक शार्प टर्न था। वहाँ रहते हुए मुझे लगभग 6 महीने ही हुए थे कि तभी मैंने पहली बार किसी इंसान को लिविंग रूम के कमरे के दरवाजे के पास से गुजरते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से मैं ये देखने गई कि फ्लैट में कोई है या नहीं, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। अगले महीने धीरे धीरे मुझे ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगी। ये महज एक परछाई या हल्की सी कोई झलक नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाज़ों के पास से गुजर रहा हो या कभी कभी वहाँ खड़ा हो। हर बार जब मैं उस साए को ध्यान से देखने की कोशिश करती तो वो गायब हो जाती। मुझे लगा कि या तो मैं धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ या फिर ये कोई भूत है। और उस समय मुझे दोनों ही बातें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लगती। धीरे धीरे वो साया इतनी देर तक वहाँ रुकने लगा कि अब मैं उसे ठीक से देख पा रही थी। वो लगभग 20 साल का एक लड़का लग रहा था। देखने में वो ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा अजीब था। उसकी जैकेट फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और वो परेशान, चिंतित और अपसेट लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदलते रहते थे, लेकिन वो मुझे बहुत कम ही दिखाई देता था। हमेशा रात लगभग 11 बजे के बाद, शायद हर हफ्ते में 1 या 2 बार। ये सब शुरू होने के लगभग 2.5 महीने बाद मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी कि तभी मैंने ऊपर देखा और उसे ठीक अपने सामने खड़ा पाया। हमारी नजरें मिली और वो हैरान और चौंक गया, ठीक वैसा ही जैसा मैं महसूस कर रही थी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और फिर गायब हो गया। उसके बाद मैं उसे अक्सर देखने लगी, लगभग हर दूसरी रात, और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बात करना चाह रहा हो। वो मेरी ओर देखता और जब मैं उसे ध्यान से देखती तो उसका मुंह हिलने लगता, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो।
फिर लगभग 7 से 10 दिन बाद वो एक दिन फिर मेरे सामने आया और एक कंसंट्रेशन भरे चेहरे के साथ अपनी बाहें मेरी ओर बढ़ा दी। अचानक मेरे मन में एक इमेज पैदा हुई। मैंने एक छोटी लाल फोर्ड कार को टेलीफोन के खंभे से टकराते हुए देखा, जिसमें से धुआं निकल रहा था, और फिर मैंने जैसे ही पलकें झपकाई तो वो गायब हो गया। मैंने जो देखा था उसे लिख लिया और 3 दिन बाद वो फिर आया और उसने वही किया। इस बार मैंने लाइसेंस प्लेट के सिर्फ पहले 2 लेटर्स को देखा, F5, और उन्हें भी लिख लिया। अगले दिन दोपहर के लंच के ब्रेक के दौरान मैं लोकल पुलिस स्टेशन गई, जो मेरे ऑफिस के ठीक सामने था। मैंने कुछ सवाल पूछे और अपने घर के ठीक बाहर हुई एक दुर्घटना के बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन का प्रिंट आउट लेने के लिए 10 पाउंड्स जमा किए। 1994 में एक लाल फोर्ड फिएस्टा का शराबी ड्राइवर सड़क पर बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था और वो टर्न नहीं ले पाया। पुलिस के पहुंचने पर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी और पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन उसे जिंदा अस्पताल ले जाया गया था। 2 दिन बाद वो फिर आया और जैसे ही उसने अपने हाथ ऊपर उठाने शुरू किए, मैंने उसे रोक दिया और समझाया कि वो एक लाल फोर्ड चला रहा था। वो शराब के नशे में था। उसने टेलीफोन के खंभे में टक्कर मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी। मैंने उसे ये भी बताया कि वो लड़की बच गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। वो सरप्राइज होकर गायब हो गया। अगली रात वो फिर मेरे सामने आया और मैंने उसे वही इन्फॉर्मेशन दोबारा दी। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, उसका पूरा चेहरा शांत हो गया और गायब होने से पहले वो मुस्कुरा रहा था, और वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात बहुत लंबी है।